हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस लेक्चर में हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आपके जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यूज है, आज के इस सेशन में मैंने वो एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है जो जनरली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो पहले पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हुआ था, ये आपकी जो डेट थी तब 22 जुलाई 2022 आपकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट थी। लेकिन अब उस डेट को चेंज कर दिया गया है। अब आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये आपका 26 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा। 26 अगस्त 2022 को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके पास मोर देन अ मंथ रिमेनिंग है। इस मोर देन अ मंथ यानी एक महीने से भी ज्यादा आपके पास टाइम बचा हुआ है। आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि आपको किस तरीके से सारी चीजों को फॉलो करना है, और आगे मैं आपको बता दूं, आगे वीडियो में भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका स्केड्यूल जो जिस तरीके से चेंज हुआ है उस नोटिफिकेशन का भी मैंने स्क्रीनशॉट आपको आगे बता रखा है इसी वीडियो में। ठीक है, तब मैं नेक्स्ट आपको बता दूं, आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपको टोटल 100 एमसीक्यूज पूछा जाता है। ठीक है, 100 एमसीक्यूज को उन्होंने 50-50 एमसीक्यूज में कन्वर्ट करा है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट आपको जो 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर पूछा जाता है, और रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज जो है ये आपको आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक पूछा जाता है। अब इसके लिए जो सिलेबस है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो अपना जर्नल सिलेबस है जो मैं आपको पढ़ाते रहती हूँ, जैसे मीनिंग ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये होता है आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस। और आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस उन्होंने डिस्कस करा है वो वाली लिंक मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, जिससे कि आप डायरेक्टली इस लिंक पर जाकर आपके सिलेबस को फॉलो कर सको। अब जैसे कि आपको पता है 100 एमसीक्यूज पूछा जाता है जिसको 50-50 में डिवाइड कर रखा है। यानी अगर आप 50 एमसीक्यूज भी एग्जामिनेशन में मार्क कर आओगे तो आप इजिली करेक्ट मार्क कर आना है आपको, तो इजीली आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे, क्योंकि आपका 50% जो मार्क्स है ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी 50 एमसीक्यूज आपको एग्जाम में करेक्ट मार्क कर आना है। तो मैं आपको बता दूं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। तो इस तरीके से हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं। याद रखिएगा, आपको दोनों लैंग्वेज में हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। और ये हमारे कंटेंट से हम गारंटी देते हैं कि 100% जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमारे इसी आपको कंटेंट से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 100% गारंटी के साथ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, जिसकी मैंने लिंक आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। हमारा ये जो कोर्स है हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज।
जैसे कि एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से एक बारी बता दूं, ये आपका रिवाइज स्केड्यूल है, यानी आपका स्केड्यूल जो है एपीएस यानी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो भी आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका स्केड्यूल इन्होंने चेंज कर दिया है। और ये जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी उसका यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया है, तो आप भी इस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। नोटिफिकेशन जो आपका आया है रिसेंटली, उसके लिंक मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। तो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे एप्लीकेशंस वगैरह की डेट इन्होंने ओपन कर रखी थी लेकिन अब इन्होंने क्लोज कर दिया है। और आपकी जो हार्ड कॉपी है, आपकी जो हार्ड कॉपी होगी रिसीप्ट की, आपको इस एड्रेस पर, जैसे जैसे कि आप देख रहे हो इसी यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर आपको सबमिट करना है, जो कि है इसकी डेट इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है 25 जुलाई 2022। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका जो डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट है एपीएस यूनिवर्सिटी का, ये आपका 26 अगस्त 2022 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने टाइम भी आपके साथ शेयर कर रखा है, विच इज 11 AM to 1 PM। ठीक है, यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ये नोटिस रही आपकी, जो कि फिर से इन्होंने चेंज करा था, तो इस नोटिफिकेशन का मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रखा है, तो आपको अच्छी तरीके से डेट वगैरह याद रखना है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। परिकल्पना परीक्षण शोध के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च? इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन से प्रकार के शोध में आपकी जो परिकल्पना है उसका परीक्षण करते हैं, मतलब आप कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च में आपके हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, मतलब परीक्षण करते हो, हमें ये पता लगाना है। तो याद रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक शोध, इसी शोध में आप आपकी जो परिकल्पना है उसको टेस्ट करते हैं, आपकी जो हाइपोथेसिस है उसका परीक्षण करते हो, आपकी परिकल्पना को परीक्षण करते हैं, मतलब कि जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हो। जैसे हाइपोथेसिस क्या बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में आप कोई गेसेस करते हो, आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक शोध। तो इसमें क्या करते हो आप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो दो वेरिएबल्स के बीच में, मतलब आप कारण और प्रभाव देखते हो किसी दो चरों के बीच में, दो चरों के बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव दिखा रहा है, आप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो, प्रयोगात्मक रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो कि आप आपके पास जो कोई दो वेरिएबल होते हैं उस पर आप गेसेस कर लेते हो, उसको आप मान लेते हो थोड़ी देर के लिए कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और उसी को आप आपके रिसर्च में टेस्ट करते हो कि एक वेरिएबल का क्या कारण और प्रभाव हो रहा है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है बिटवीन दी वेरिएबल्स, मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव है, यही आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करते हो। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप आपकी जो परिकल्पना होती है उसको टेस्ट करते हो। सो याद रखिएगा, आपका यहाँ जो विकल्प ए आपको दे रखा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो गलत उत्तर है उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर विकल्प भी गिवन है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक शोध। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या करते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में पढ़ते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हो। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आप ऐतिहासिक शोध में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। और विकल्प सी आपको गिवन है सर्वे रिसर्च, मतलब जिसे हम कहते हैं सर्वेक्षण शोध। इस शोध में आप क्या करते हो, आप जानकारी कलेक्ट करते हो, मतलब आपके जो नमूने होते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हो, आप आपकी जानकारी लेते हो, नमूनों के थ्रू आप क्या करते हो, उनसे जानकारी कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन ले लेते हो। सो सर्वेक्षण शोध मतलब सर्वे रिसर्च में भी आप किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो, आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए, जिसे हम कहेंगे प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
अगला प्रश्न, if the instrument measures what it is designed to measure, then we can say that the instrument is. यदि एक उपकरण की रचना कुछ विशिष्ट नापने के लिए की जाती है, तब हम कहते हैं कि ये उपकरण है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट पर आप जो चीज मेजर करना चाह रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट आपको वही चीज को मेजर कर रहा है, वही दिखा रहा है, तब हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे। मतलब एक उपकरण है, उस उपकरण में आप कोई चीजों को मेजर कर रहे हो, और आप जो भी मेजर कर रहे हो, जो भी नाप रहे हो आप, उसको वो सेम ही दिखा रहा है। तो उस उपकरण को और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे वैलिड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैध। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैध जिसे हम वैलिड कहते हैं। अब वैलिड क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, ओके, और आपने वेइंग मशीन में वेट किया और आपका वेट भी आ रहा है 60 केजीज। तो इस केस में आप क्या कहोगे, आपकी जो ये वेइंग मशीन है वो वैलिड है, मतलब आपका जो एक्चुअल वेट था वो वही वेट दिखा रही है। मतलब आप जो एक्चुअल में नापना चाह रहे थे, जो आप एक्चुअल में मेजर करना चाह रहे थे, वो वही चीज दिखा रहा है। तो इस केस में आप कहोगे आपकी जो वेइंग मशीन है ये वैलिड है। तो यहाँ पर आपका जो मेजर करना चाह रहे थे वही दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में हम कहेंगे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए वैलिड और विकल्प ए वैध ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। रिलायबल जिसे हम कहते हैं विश्वसनीय। तो रिलायबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है और आपने वेइंग मशीन लिया और आपने बार बार वेट किया। मान लीजिए आपने 3 बार वेट किया और तीनों भी बार आपका 56 और 56 केजीज वेट आ रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 3 बार आपने वजन किया और आपका वजन तीनों भी बार 56 और 56 से आ रहा था। मतलब इस केस में आप जो नापना चाह रहे थे, आपकी जो एक्चुअल मेजरमेंट है, आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है, वो नहीं दिखा रहा है मशीन। सो इस केस में आपका हो गया आपकी जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलायबल क्या होता है, जो एक्चुअल में होता है उसको वो मेजर नहीं कर पाता है और बार बार रीडिंग लेने पर सेम ही आती है, उसे हम कहते हैं रिलायबल। देन यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है जिसे हम उपयोग करते हैं, जिसे हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर यूजफुल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक, मतलब आप जिसे चीजों को टेस्ट करते हो उससे हम कहते हैं प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो, चीजों को टेस्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो नहीं दिखा पाता। सो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप जो चीजों को मेजर करना चाहते हो वो वही दिखा रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वैलिड। सो यहाँ पर आप जो आपका विकल्प ए है वैध और जो आपका ऑप्शन है वैलिड ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें जो दिए गए ऑप्शंस है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा, मतलब जो आपके असतत चर का एग्जाम्पल होगा। सो याद रखिएगा आपके जो रिसर्च होती है, रिसर्च में आपके दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। रिसर्च में आपके दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, जो होते हैं आपकी एक कंटीन्यूअस वेरिएबल और एक होती है आपकी डिस्क्रीट वेरिएबल। सो कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, जिसमें हर एक नंबर पॉसिबल हो, जैसे 1 डिस्क्रीट वेरिएबल में 1, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4, 4.2, 4.7, ये सारे ऐसे नंबर्स पॉसिबल हो। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जैसे जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबर्स पॉसिबल हो। तो याद रखिएगा डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स आते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड सो ऑन, तो ये सारे नंबर्स डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं असतत चर। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है, मतलब असतत चर का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। तो हम 1 बाय 1 ऑप्शन देखेंगे, एक एक कर हम सारे विकल्प को देखेंगे। ऑप्शन ए टाइप ऑफ ऑफेंडर, एग्जाम्पल बर्गलर एंड थीफ। मतलब टाइप ऑफ ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी का प्रकार, मतलब जो जुर्म करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं उनके प्रकार। कोई थीफ होता है मतलब कोई चोर होता है, कोई सिंधमार होता है मतलब कोई बर्गलर होता है। सो इसके टाइप्स है।
सो इन सारे के टाइप्स मतलब ये एक फीचर दिखा रहा है कि आपको जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनके टाइप्स दिखा रहा है। सो ये कौन से भी आपके जो ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में लाइन नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प है, ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी फेवरेट एनिमल मतलब पसंदीदा जानवर। किसी का पसंदीदा जानवर, किसी का फेवरेट एनिमल, हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते किसी का फेवरेट एनिमल 1 है, किसी का फेवरेट एनिमल 2 है, किसी का फेवरेट एनिमल 1.1 है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल मतलब आपके अजदक्षर का एग्जाम्पल नहीं होगा। देन ऑप्शन सी नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स इन अ वीक, एक वीक में कितने क्राइम हुए हैं, एक सप्ताह में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या। किसी अपराध अपने मान लीजिए किसी ने क्राइम्स किया मतलब आपके एक वीक में किसी ने कितने क्राइम्स किया, उनकी संख्या, उनके नंबर्स। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो एक वीक में 10 क्राइम्स हुए हैं, एक वीक में 11 क्राइम्स हो गए, एक वीक में 2 क्राइम्स हो गए। आप ऐसा नहीं कह सकते एक वीक में 1.1 क्राइम हुए हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो एक वीक में 2 क्राइम हुए, एक वीक में 3 क्राइम्स हुए हैं, आप ऐसा कहोगे। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स इन अ वीक मतलब एक सप्ताह में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या, ये आपके डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगी मतलब असतत चर का एग्जाम्पल होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, जो विकल्प सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम? दिस इज, आपका पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम कौन सा है? सो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा। सो व्हाट इज योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम मतलब आपका फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम क्या है। तो ये कौन से क्वेश्चन होगा, या ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन होगा, या फिर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। मतलब आपका पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम कौन सा है, ये आपका परिबद्ध प्रश्न होगा, प्रश्नात्मक प्रश्न होगा, या फिर एक खुला प्रश्न होगा, हमें ये पता करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपका एक टेलीविजन एक फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम है, आप उसको बताए, आपका एक पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम है, आप उसका नाम बताओगे तो कुछ स्पेसिफिक नाम होगा, बस आप उसका एक नाम ही बताओगे, जैसे किसी का स्टार प्लस, जी टीवी, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक नाम है, ये आपका टेलीविजन का एक नाम है। तो आप एक स्पेसिफिक नाम है, यहाँ पर आपको कोई डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस आपका टेलीविजन का नाम बताना है। सो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं परिबद्ध प्रश्न। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप यस नो टाइप, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस देखोगे, और जिसमें आप स्मॉल वर्ड में आंसर करोगे, जिसमें आप आपकी पूरी ओपिनियन को आगे नहीं रखोगे, उससे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी एन ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं प्रश्नात्मक प्रश्न। मतलब आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि किसी के ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हो, आप किसी के ऑब्जर्वेशनल क्या होता है, किसी को ऑब्जर्व कर कर आप कुछ बता रहे हो। सो यहाँ पर आप किसी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं खुला प्रश्न और मुक्त प्रश्न। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें आप लोगों के ओपिनियन लोगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई पिक्चर देख लिया तो आपको उस फिल्म का रिव्यू देना है, तो आप कैसे आपको अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको उस एक्टर की एक्टिंग कैसी लगी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छी लगी, आप उसको एक्सप्लेन करो कि उसने ये सीन अच्छा परफॉर्म किया था, ये सीन, तो आप आपके ओपिनियन आगे रख रहे हो। सो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल होगा। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन को बेसिकली एक्सप्लेन करते हो, आप उस क्वेश्चन को डीप में एक्सप्लेन करोगे, आप आपके ओपिनियन को आगे रखकर उस क्वेश्चन का आंसर करोगे। सो यहाँ पर आपका जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये भी इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक परिबद्ध प्रश्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम है? Which of the following is the first step in starting the research process? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो किसी शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम होता है, या फिर
कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है, रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने में फर्स्ट स्टेप होता है, वो कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिएगा, किसी भी शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो हम पहला स्टेप लेते हैं, पहला कदम क्या लेते हैं हम, कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब समस्या की पहचान। हम कोई भी समस्या होती है उसको पहले हमको पहचानना होता है। अगर आप समस्या को पहचानोगे तभी उसके बारे में आगे खोज कर पाओगे। तो याद रखिएगा, शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है किसी भी समस्या की पहचान। आपको पहले एक समस्या पता होनी चाहिए, उस समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, तभी तो आप आपकी शोध स्टार्ट कर पाओगे, शोध प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। ओके, अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं। जो गलत ऑप्शन आपको जो गलत विकल्प दिए गए हैं आपको, हम वो भी देख लेते हैं। सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम मतलब समस्या का पता लगाने के लिए जानकारी के खोजना। मतलब आपने क्या करा, आपकी जो समस्या है उसको पता लगाना चाहा, आपने उसका कुछ अपने सोल्यूशन पता लगाना चाहे, तो उसके लिए आपने क्या करा, कोई चीजों को खोजा, अपने उस समस्या को पता लगाने के लिए आपने क्या करा, कुछ इंफॉर्मेशन खोजा। तो आपको तो इतना पता होना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं पता आपको, तो आपको समस्या की ही पहचान नहीं है अभी तक, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसा खोजोगे, आप उसके बारे में जानकारी कैसा खोज सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प ए गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मतलब संबंधित रचना का सर्वेक्षण। आप क्या कर रहे हो, सर्वे करवा रहे हो, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। अगेन आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जानकारी खोज रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्या अगर आपको तो पहले समस्या पता होना चाहिए, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आपका शोध की प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। बिना आपको किसी समस्या की पहचान के आप कैसा शोध स्टार्ट करोगे, आप कैसा आपकी शोध प्रक्रिया शुरू करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी आपको गिवन है ये भी गलत होगा। देन विकल्प डी हम देख लेते हैं, जो कि है सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बी और डी तीनों का भी मतलब सेम ही है। आप क्या कर रहे हो, वो किसी भी समस्या का हल निकाल रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, आप सोल्यूशन सर्च कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो। आपने क्या करा, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या, फिर किसी शोध प्रक्रिया को शुरू करने का जो पहला कदम होता है कि आप कोई समस्या को पहचान लेते हो। बिना समस्या को पहचाने में अगर आप उस समस्या का कैसे समाधान खोज करोगे, उसका कैसा सोल्यूशन कैसे खोज करोगे आप। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का, किसी भी शोध प्रक्रिया का शोध प्रक्रिया को शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम मतलब समस्या का पहचान। किसी भी समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आगे शोध कर पाओगे। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, समस्या की पहचान, that is identification of the problem. And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.